नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुटी। मेरे साथ हैं फरूक हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं रूस की और यूक्रेन की। क्या रूस ने ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर कर दिया है? जो दो स्टेट्स थे वहां पर, जहां पर रूसी अलगाववादी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उन दोनों ही जो स्टेट्स को अलग से मान्यता दे दी है रूस ने। इसको लेकर पूरे विश्व में रूस का विरोध हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर तमाम देश जो है वो विरोध कर रहे हैं। और आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सुबह मीटिंग हुई, जिसमें भारत ने भी अपना पक्ष रखा। ये कहा कि युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। और इसको लेकर अब बवाल मचा पड़ा है हैदर भाई, जबरदस्त तरीके से। और पूरा दिन आज ये खबर जो है वो ट्रेंडिंग खबर है। डोनेत्स्क और लंगुत्स्क, ये दो जो स्टेट्स हैं उनको अलग डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे में अब जो अमेरिका है और जो ब्रिटेन है वो ये कह रहे हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इस पूरे मसले को पहले आपको भौगोलिक रूप से समझना होगा और उसके बाद हम कूटनीतिक जो इसके एस्पेक्ट हैं उस पर बात करेंगे। ये सबसे पहले बात ये कि ये जंग क्यों हो रही है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो रशिया और यूक्रेन की सीमाएं जहाँ पे मिलती हैं वो काला सागर का एरिया है, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि जो जंग की असली वजह ये है कि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो की सदस्यता ले ले। नाटो एक ऐसा संगठन है जो जिसमें कई देश शामिल हैं, और जब कोई देश नाटो में शामिल होता है तब उसको एक सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। गारंटी इस तरह से कि अगर कभी भविष्य में कोई देश उस पर हमला करता है तो सारे नाटो देश मिलके उस देश का सामना करेंगे। रशिया ये चाहता है, रशिया जो यूक्रेन है वो रशिया से टूट के ही बना है। 90 के दशक में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उससे ही यूक्रेन जैसे बहुत सारे देश निकले, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह भी शामिल है। तो अब ये जो सीमावर्ती इलाका है इसमें रशिया का ये कहना है कि अगर ये नाटो से में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो जो नाटो की सेनाएं हैं वो उसकी सीमाओं पे आ जाएंगी, और उसकी सीमाओं पे आने का मतलब है कि टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए वो लगातार यूक्रेन को ऐसा करने से मना कर रहा है। लेकिन यूक्रेन शुरुआत में तो वो उसने बहुत हेकड़ी दिखाई कि नहीं, मैं तो नाटो में शामिल होकर रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री का बैकअप था। लेकिन जैसे जैसे टेंशन माउंट होती गई, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती गई, तो यूक्रेन ने ये पाया कि जो बाकी तमाम देश हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोपियन कंट्री हैं, वो ये कह तो रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनके साथ नहीं है। मतलब यहाँ पे जो सीमाओं पे गोलीबारी शुरू हुई, बमबारी शुरू हुई, जो हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, उसके बाद यूक्रेन लगातार मदद मांगता रहा नाटो देशों से, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। लेकिन वो सिर्फ जबानी खर्च ही था। मतलब उन्होंने सिर्फ जबान से ही कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं, और असल ग्राउंड पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिससे तंग आकर यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया रूसी राष्ट्रपति को, पुतिन को, कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन ये बातचीत होती है उससे पहले रशिया ने ये दो देश हैं जिनके आपके नाम दो टुकड़े कर दिए यूक्रेन के, वो बता दिए। ये वो दो देश हैं या दो इलाके हैं जहाँ पे रूसी समर्थित लोग रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये यूक्रेन के का हिस्सा होने के बावजूद ये अपने तरह से अपनी सरकार चलाया करते थे। अब रूस ने इनको मान्यता दे दी है। तो रूस ने जब मान्यता दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे देश इसको मान्यता दे देंगे। रूस ने बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत ये घोषणा की है, ताकि दुनिया को ये ना लगे कि वो सिर्फ जबान से ही हमले की धमकी दे रहा है, बल्कि वो एक्शन भी ले रहा है। नहीं, जो इसमें जो मैंने खबर भी बनाई थी crimetal.in पर, उस पर था कि करीब करीब 35 लाख जनसंख्या है दोनों स्टेट्स की लगाकर, एरिया की लगाकर। और वो बताते हैं कि 20 लाख डोनेत्स्क में, बाकी 15 लाख दूसरी जगह पर है। तो ऐसे में यहाँ से जो नागरिकों को निकालकर रूस लाया जा रहा है, कुछ नागरिकों को निकालकर, और यहाँ मैक्सिमम जो मेजोरिटी है, जो हमने पढ़ा है जितना, कि वहां रूसी अलगाववादी ज्यादा है। और उनका वो अलग क्यों करना चाह रहे हैं इनको, इसके पीछे की मुझे साइंस बताइए और व्यूअर्स को बताइए कि ऐसा कौन सी मजबूरी आ गई है। क्योंकि उनका तो ऑलरेडी संविधान है, उनका तो अलग से ही स्टेट ऑफ हेड पहले से ही है। तो क्या वो उसका मतलब यूक्रेन का पार्ट नहीं था? अगर है तो फिर ये बातें क्यों हो रही नहीं, वो यूक्रेन का पार्ट है, और रशिया के जो सीमा मतलब सरहदी इलाके हैं उनमें आता है। और वो दोनों जो कंट्री जो जिसकी घोषणा की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि वो काला सागर से लगते हुए इलाके हैं। और काला, जब भी देखिए जंग होती है तो 3 तरह से जंग होती है। आपको 3 तरह से खुद को सुरक्षित करना पड़ता है, एक जमीनी, एक पानी के रास्ते में, और दूसरा हवाई। तो अगर इन दो देशों को अलग घोषणा करके रशिया ये शुरुआत करता है तो इसका मतलब वो पानी के रास्ते से अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, और जमीनी रास्ता ही बचता है जंग के लिए। और जहां तक रशिया की बात है, रशिया
बहुत दिनों से इस बात की ताक में था कि वो कैसे अमेरिका को या दुनिया को ये बताना चाह रहा था कि जो यूएसएसआर की ताकत थी वो वापस लौट चुकी है, और अब अगर उससे कभी पंगा लेने की कोशिश की गई तो जवाब करारा मिलेगा। और इसके साथ आपको बताएं कि एक तरफ जो यूक्रेन है उसके साथ नाटो देश खड़े जरूर हैं, वो जबान से उनके साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ रशिया है उसके साथ कई देश शामिल हैं, जिसमें तो सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। चीन जो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे अमेरिका की चौधराहट को खत्म किया जाए, कैसे उसे नेल डाउन किया जाए। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया भले एज अ कंट्री उसके पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन हथियार तो उसके पास भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का भी समर्थन रशिया को है। जहां तक बात इंडिया की है तो इंडिया ने रशिया के मसले पे लगातार एक न्यूट्रल ग्राउंड लेने की कोशिश की। बल्कि इंडिया तो दोस्त भी है रशिया का, लेकिन एक चीज मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है कि जो 2 स्टेट चाहता है रशिया, वो क्यों चाहता है, क्या वजह क्या है इसकी, क्यों यूक्रेन को तोड़ने पर लगा हुआ है? देखिए, रशिया ये जो भी काम कर रहा है, जैसे वो उसकी 1.5 लाख की सेना सरहद पे है, या उसके तमाम जो आर्सेनल है वो सारे सरहद पे हैं, जो हथियार हैं, सैनिक हैं, सारे सरहद पे हैं। ये सारी चीजें प्रेशर टैक्टिक्स है। कूटनीतिक तौर पे जब हम देखते हैं किसी ऐसी परिस्थितियों को, तो कुछ चीजें दिखाने के लिए की जाती हैं कि अगर आपने मुझ पे किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की, वो ठीक है दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये क्यों चाहता है? देखिए, होता क्या है कि हर देश में, अब जैसे आप चाइना का मिसाल ले लीजिए। चाइना में जो सरहदी इलाका है वो शिनजियांग प्रांत का है, जहाँ पे उइगर जो तुर्की मूल के लोग रहते हैं वहां पे वो रहते हैं। तो वहां पे भी जो चीन के विरोधी लोग हैं वो भी वहां पे रहते हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसे सीमाओं का बंटवारा होता है जो उस वक्त को ध्यान में रख के किया जाता है, लेकिन उसमें कई लोग नाखुश भी होते हैं। जब रशिया का बंटवारा किया गया और यूक्रेन बना, तो जब यूक्रेन की सरहद बनाई गई तो उसमें जो यूक्रेन के अंदर आने वाले हिस्से थे उसमें कुछ ऐसे संगठन और गुट थे या लोग थे जो उसके समर्थित नहीं थे, लेकिन चूंकि उस दौरान रशिया की हालत बहुत ज्यादा बदली हो चुकी थी तो उसे समझौता करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये पहले से उनका था, हाँ, इसलिए वो चाह रहे हैं। तो ये सेंस में बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली काफी बड़ी खबर है, और इस पर क्या हैदर भाई युद्ध की आहट इसको माना जा सकता है? क्योंकि अगर इस तरह से तनाव चल रहा है, और अब तो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी हुई है, तो क्या अगर वो सरहद पर ऑब्वियसली खड़े हुए सैन्य जो, देखिए, मुझे जहाँ तक दिखता है, मैंने कई बार इस तरह की चीज़ों पे बहुत कुछ लिखा भी है और मैं इस तरह की चीज़ें देखता रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है इसके आने वाले वक्त में यूक्रेन इस बात के लिए राजी हो जाएगा कि वो नाटो की सदस्यता नहीं लेगा, ठीक है, और ये मामला सुलझ जाएगा। क्योंकि यूक्रेन की हैसियत अभी इस लायक नहीं है कि वो रशिया जैसे देश से वो लड़ सके, और वो भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के भरोसे, क्योंकि इनके कथनी और करनी में हमेशा बहुत फर्क रहा है। और ये ऐसी 1-2 मिसाल नहीं है, इतिहास में कई ऐसी मिसालें हैं जब अमेरिका ने कई देशों को डिच किया है, धोखा दिया है। तो इसलिए जब तक जमीन पे आके अमेरिका उनके साथ नहीं खड़ा होता है तब तक, क्योंकि अच्छा अमेरिका और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, यानी कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो कई और कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ना। एक बहुत बेसिक सी बात बताते हैं आपको, जिससे थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पिछले 2 साल से कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा है। अमेरिका बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी जंग में जा सके। उसकी वजह थी वो तालिबान से चला गया था। तालिबान से जाने की वजह भी यही थी, क्योंकि वो और ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो उनकी खुद की अर्थव्यवस्था है वो लगातार, अब जब से ये मामला शुरू हुआ है यूक्रेन का, तब से जो अमेरिकी शेयर बाजार हैं वो लगातार लुढ़कते जा रहे हैं, चाहे वो नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, ये सारे जो उनके बाजार हैं, बड़े बाजार हैं, वो लगातार लुढ़कते जा रहे हैं। और ये जैसे जैसे लुढ़कते चले जाएंगे और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो आईसीयू में चली जाएगी। कहने का मतलब युद्ध कोई नहीं चाहता है, और युद्ध चाहता नहीं, उनकी मजबूरी है कि वो युद्ध ना करें। अगर करेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका की जो चौधराहट है, जो उसका सुपर पावर का तमगा है, वो चला जाए, और वो वहां से जाने के बाद या तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि वो चीन के हाथों में जाएगा, और चीन का जो समर्थक है वो रशिया है और रशिया का समर्थक चीन है। तो इन दोनों के पास अगर पावर आया तो दुनिया का जो राजनीतिक और भौगोलिक समीकरण है वो पूरा बदल जाएगा। चलिए देखते क्या होगा। इस पर हमने एनालिसिस किया। आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।